सज्जन जी, क्योंकि आप आईएएस अधिकारी हैं और कई बार क्योंकि मेरे पिताजी भी इसी लाइन से हैं, तो मुझे इन लोगों का जिस तरह से ब्रेन फंक्शन करता है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली होती है, क्या मुश्किल रहा आपके लिए? किताब लेखनी मुश्किल था या आपका वो पूरा प्रोफेशनल सफर ज्यादा मुश्किल था? क्योंकि उनको एक ही लाइन में चलने की आदत रहती है। अगर सुबह 10 बजे जाते हैं दफ्तर, 10 बजे दफ्तर, 6 बजे वापस, 9 बजे सोना, खाना, जो भी है वो एक तारतम्य में चलता है। लेकिन एक लेखक के लिए वैसे नहीं चलता है। लेखक के मन में तो जब थॉट्स आते हैं वो अपना पेन और किताब उठाई और अपना लिखना शुरू हो जाते हैं। आपके लिए ये सफर कैसा था? नहीं, बहुत ही रोमांचक था मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स लिखते नहीं है। ठीक है, हम लोग का क्योंकि जैसे आपने एक बताया कि बहुत स्ट्रक्चर्ड रूटीन हो जाता है। सुबह 9:30 निकले, 9 बजे निकले और शाम को जाके कई बार 8 या 9 बजे ही पहुंच पाते हैं। लेकिन उसी डिसिप्लिन ने ये सिखाया कि किताब भी लिखी जा सकती है, और किताब भी ऐसे डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ आज अच्छी हवा चल रही है, आज अच्छा मौसम है तो आज ही मेरा दिमाग चलेगा। 30 साल से लिखते लिखते फाइलों में आई थिंक जब लोगों ने मेरे को सराहा कि बहुत अच्छा लिखता हूँ, और फिर मैंने लंदन से डॉक्टरेट की, उसमें मैंने कुछ गुर सीखे लिखने के, तो मैं वैसे ही लिखता हूँ। जब समय मिल जाता है फ्लाइट में लिखता हूँ, वीकेंड पे लिखता हूँ, शाम को रात को घर जाके लिखता हूँ। पर मेरा कोई ऐसा पर एक इमेज तो आईएएस अधिकारियों की होती है ना कि खाली समय में गोल्फ खेलते हैं, खाली समय में क्लबिंग करते हैं। आप उससे एकदम विपरीत बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो फ्लाइट में भी लिखता था, जब समय मिलता था तब लिखता था। तो थोड़ा स्पष्ट करिए ना यहाँ की ऑडियंस के लिए कि कैसा रूटीन, कैसा लाइफस्टाइल होता है। ये भ्रांति है कि सारे आईएएस अफसर गोल्फ खेलते हैं सुबह जाके। और गोल्फ मैं सोचता हूँ अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मैं गोल्फ खेलूं। सर कोई उम्र ही नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। गोल्फ का बिल्कुल मेरे को शौक नहीं है। टेनिस में जरूर आपका खेलता हूं। लेखनी शौक है। तो यूपीएससी की तैयारी करने में और उसे फतेह करने में कई दिक्कतें आती हैं, और बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो कई बार हार मान लेते हैं। आपने तो हार नहीं मानी होगी, तभी आप इस मकाम पर हैं। लेकिन लेखनी के क्षेत्र में भी क्या कोई ऐसा ताला आया जिसकी चाबी ढूंढने में बहुत वक्त लग गया? हाँ, सबसे मुश्किल होता है जब आप किताब लिखने जाते हैं तो टॉपिक सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा आपका टारगेट ग्रुप है, क्या चीज पे लिखेंगे, कौन सा आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो मैं बताता हूँ कि जब मैंने डॉक्टरेट खत्म की थी 2020 में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से, उसके बाद मैंने सोचा मैं एक बुक लिखूंगा। लेकिन मेरे को लगभग 1 साल लग गया टॉपिक फाइनल करने में। अब मेरे साथ दूसरे ऑथर बैठे हैं, हो सकता है ये ऑन द फ्लाई जैसे मैं फाइल में लिखता हूँ वैसे टॉपिक डिसाइड कर पाते होंगे, पर मेरे लिए सबसे मुश्किल जो ताला खोलना होता है वो उसका टॉपिक सेलेक्ट करना। तो मेरी पहली किताब आई थी इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं कि कैसे अलग अलग वैक्सीन बने। और जो मेरी दूसरी किताब है वो है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स। ये इनकी किताब है। और कवर तो बहुत ही शानदार है और एकदम प्रीमियम लग रहा है सर, एकदम मतलब फर्स्ट क्लास झकास जिसे कहते हैं। झकास है, लेकिन पेपर बैक भी है। पेपर बैक। सो ये किताब में 7 जो ऑफिसर्स हैं जो रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं 2021, 22, 23 में, और वो ऐसे बैकग्राउंड के हैं जो बिल्कुल ही हम्बल, बिल्कुल नॉर्मल, जैसा मैं भी आता हूं जिस बैकग्राउंड से, एक रूरल एरिया से। तो इसमें सबसे मेरे को जो इंस्पायरिंग लगते हैं, वैसे 7 बच्चे बहुत इंस्पायरिंग हैं, लेकिन आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि इसमें से एक बच्चा जो मेरी अपनी किचन में दीदी काम करती हैं, जिसको लोग मेड या हेल्पर बोलते हैं, उनका बेटा भी है जो एक आईएएस अफसर बना। जो इस बात पे तो तालियां बनती है। इंस्पिरेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत लो से बहुत हाई उठते हैं। हाँ जी, और मैंने देखा है प्रशासनिक सेवा में ऐसे ज्यादातर लोग हैं जिनके बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड्स होते हैं, जो शायद लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ते होंगे, जो शायद किताबें भी उधार मांग के पढ़ते होंगे। तो वो काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होता है, क्योंकि फायर वहीं से आती है ना। इसके लिए जो यूपीएससी स्केल करने के लिए आपको 2-3 साल इंटेंस पढ़ना होता है, कम से कम 10-12 घंटे दिन में, और बहुत ही बोरिंग समय होता है, लेकिन अपने आप को वही लोग मोटिवेट कर पाते हैं अपने आप को इस जर्नी में। इसलिए स्केलिंग माउंट यूपीएससी है।
जिनके अंदर वो आग होती है कुछ कर दिखाने की, जिनके अंदर आग होती है अपने आप के फॉर्चून्स चेंज करने की और सोसाइटी के फॉर्चून्स चेंज करने की, कि हम काम कर सकते हैं लोगों के लिए, तो आप देखेंगे इसीलिए रूरल हम्बल बैकग्राउंड के काफी मैं बच्चे लौटूंगी आते हैं। सर आपके पास, क्योंकि दो मेहमान, उनसे भी एक एक प्रश्न मैं करती हूँ, और खास तौर पर वैक्सीनेशन पर आपकी जो किताब है उस पर भी चर्चा करेंगे और यूपीएससी को लेकर भी। लेकिन सज्जन जी, क्योंकि आपका और हमारा राब्ता पहले भी हो चुका है, ये मुझे अभी ज्ञात हुआ, तो उस लिहाज से आपका मैं जो स्केल ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा बहुत ही सरल रखने वाली हूँ, खुद से बेहतर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ही बेहतर मानते हैं, उनको लगता है अरे इससे आगे तो क्या ही, हम तो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है, बेहतर क्या करियर में जो ये सफलता के आप 15 सूत्र दे रहे हैं, इसमें हम सभी क्योंकि ज्यादातर किसी ना किसी करियर से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर करियर की अलग चुनौती होती है, क्या उन चुनौतियों के बारे में बातचीत है या फिर उन चुनौतियों को कैसे आप पार पाएं उस पर भी चर्चा है? दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, अमीर गरीब काले गोरे जैसे भी हम देखें, लेकिन भूख सबको रखती है। और यही चीज़ जो है ना, ये करियर के केस में भी है। आप इंजीनियर हैं, आप आईएएस हैं, आप मीडिया के अंदर हैं या आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, हम सबके साथ कुछ न कुछ ऐसी स्किल सेट होती हैं जो कि हमें उस एरिया में काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके केस में अगर हम बात करें तो बीइंग प्रेजेंटेबल, कितना बढ़िया आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। कितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है। सर के केस में वो मैनेजमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। मैं मार्केटिंग साइड में था, मुझे क्रिएटिव साइड में बहुत मैटर करेगा। रत्नेश्वर सर जो है ये एक बुक फेयर रन करते हैं, तो आप जिसका भी एग्जाम्पल लेंगे, हम सबके पास कुछ ऐसी स्किल सेट हैं जिसकी जरूरत किसी भी काम में हो सकती है। अब ये हम चारों के जो अलग अलग स्किल सेट हमारी जॉब के लिए हैं, इसको आप चेंज करके देख लीजिए, हर किसी को जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैंने कोशिश की है, उन स्किल्स की बात करने की कोशिश की है जिसके थ्रू आप बेटर हो सकते हैं, न सिर्फ करियर में, क्योंकि करियर फोकस थी इसलिए हमने इसमें करियर की बात की है। तो ये लिखा है 15 सूत्र करियर के, लेकिन एज एन इंडिविजुअल भी मुझे लगता है कि बहुत सी चीजों को हम यहाँ पे बेटर कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन कुछ लोग अपने पुराने वर्जन से ही चिपके रहते हैं ना, फिर वो बेटर कैसे बनेंगे? क्या उस बारे में भी बात है इसमें? जो पुराने वर्जन से चिपके हैं उनके लिए किताब लिखी गई है, ताकि हम जो है अगर मैं नहीं, कई बार आकस्मिक करियर जंप मिल जाता है ना, आप किसी लो लेवल वर्क जॉब से रिलेटेड हैं या फिर दफ्तर से या ऐसे किसी ब्रांड से जिसको कोई नहीं जानता, अचानक से आपको एस्केलेशन मिल जाए, किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जो कॉर्पोरेट के लिहाज से शीर्षतम है या श्रेष्ठ है, उस केस में आप अपने आप को कैसे रिवाइज करें? देखिए, दो बातें हैं। ये अचानक जो ग्रोथ कहीं भी आएगी, एक चीज श्योर है कि दुनिया में बैलेंसिंग थ्योरी होती है। अगर आपकी स्लो ग्रोथ है, कोई मोमेंट आपको मिलेगा जहां पे कि आप बहुत तेज हाइप आएगी और कहीं पे आपको कम होगा। तो किसी को अचानक ग्रोथ मिली, वो एक टाइम पे कहीं ना कहीं डाउन होगा। अगर आप उस ग्रोथ को फास्ट रखना चाहते हैं तो आपके पास वो सारे रीजंस होने चाहिए खुद को आइडेंटिफाई करने के, कि कहां पर किन रीजंस से ये ग्रोथ आई थी और क्या ऐसे फैक्टर है जो मेरी इस ग्रोथ को सस्टेन रख पाएगा। अगर आपके पास वो फैक्टर नहीं है तो अचानक वाली ग्रोथ अचानक आपको नीचे भी लेके जाएगी। तो जितने लोगों को आपने देखा होगा बहुत अचानक ऊपर गए थे, वो बहुत तेजी से उतना ही नीचे भी आए हैं, बशर्ते कि उन्होंने खुद को वर्कआउट नहीं किया अपने ऊपर, कि ये स्किल सेट थे, इस स्किल को यहाँ तक रखना है और इसके बाद इसको कई और बार improve सर लोग करना है। सेल्फ असेसमेंट भी नहीं कर पाते हैं। जैसे यूपीएससी को मैं ले लूं, अपने आप को एनालाइज करिए ना। अगर 10वीं 12वीं में नंबर नहीं आए हैं आपके, तो मतलब आपका कैलिबर, आपका इंटेलिजेंस कोशेंट, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई भी उठ के ये एग्जाम दे देगा और क्वालिफाई कर लेगा, भले ही उसके अटेम्प्ट्स भी बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं और आपको लिमिटेड अटेम्प्ट्स में क्लियर करना होता है। ऐसे में मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी एक काफी हद तक रोल रहता है। क्या उस पर भी इसमें चर्चा है? पेरेंटिंग इसका पार्ट पेरेंटिंग इसका पार्ट नहीं है। रत्नेश्वर जी, मैं जब बातचीत कर रही थी रत्नेश्वर जी से, तो मुझे पता चला कि अपनी लेटेस्ट किताब लिखने के लिए इन्होंने 1.5 साल जंगल में गुजारे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जुनून के लिए ऐसा कर सकते हैं? तो उन्होंने ये किया है और मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि वो 1.5 साल कैसे थे। रत्नेश्वर, चल रहा है आपका लगभग 1.5 साल ये स्थितियां बनती हैं आप जब बचपन से काम करते हैं, और जिस तरह से आपका एक वातावरण तैयार होता है, फिर वो स्थितियां बनती जाती हैं। अभी हमारे
बीच जो भी बातें हो रही हैं उसमें बचपन से हम लोगों को एक करियर के बारे में समझाया जाता है कि हमारा क्या क्या अप्रोच हो सकता है जीवन में और किस तरह से हम अपने करियर में जो हम चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अब ये सारी बातें शुरू यहाँ से होती हैं कि हम सब कुछ जन्म लेते ही मानना शुरू कर देते हैं। मान लिया है हमने कि ये करेंगे तो ये होगा और इस तरह से करेंगे तो ये करियर में हम यूपीएससी बन जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो मानी हुई बातें हैं वो कभी भी आपको आप तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि सब कुछ मान लिया है आपने। अब चाहे वो शिक्षक हो, स्कूल हो, माता पिता हो, किताबें हो, वो सब मनवा देती हैं आपको। यही स्ट्रक्चर है और इसी के आधार पर आपको अपने करियर का चुनाव करना है। आप जब जन्म लेते हैं 7.5 अरब 8 अरब की आबादी है पूरी दुनिया में और सबके चेहरे अलग हैं, डीएनए अलग हैं, फिंगरप्रिंट्स अलग हैं और हजारों ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो किसी के पास नहीं है। आप अकेले हैं, अजूबे हैं। तो फिर उस करियर का जो एक डिजाइन है जो पहले से ही बहुत सारा बना लिया गया है, उसके उस लाइन पे चलने के लिए आप कैसे तैयार हैं? आप तो अकेले हैं इस संसार में कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए जैसा किसी ने कभी कुछ नहीं किया। और कुछ ऐसा ही मेरे जीवन में चलता रहा और जब मैं जंगल में रहा 1.25 साल से कुछ अधिक, तो उसमें 21 दिन मेरे ऐसे थे जब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया था। नेहा जी, स्थित प्रज्ञ की अवस्था कुछ ऐसी होती है जब आप समभाव में चले जाते हैं, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ, और आप नृत्य करने लगते हैं। फिर जीवन और मरण के बीच आप जीवित भी हैं और मृत भी हैं और दोनों नहीं हैं और फिर आप नृत्य कर रहे हैं। तो जब आप उस भाव में पहुंच जाते हैं उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं और फिर आप सब कुछ जान लेते हैं सब। तो ये जो मैं अभी कह रहा था मान लेने की बात, तो जो आपने अपने जीवन में सब मान लिया है, आपने स्वयं को भी नहीं जाना तो जाना ही नहीं, तो आप अपना कौन सा करियर बना रहे हैं? वह तो बस जीवन जी लेने के लिए कि हाँ, जैसे एक परंपरा चली आ रही है सैकड़ों वर्षों से कि इस तरह से जीना है, ऐसे रोजी रोटी तैयार करनी है, कोई नौकरी मिल जाए, कोई सरकारी मिल जाए, कोई प्राइवेट मिल जाए। तो ये जो व्यवस्था है, मैं उस पूरे स्ट्रक्चर को खंडित करता हूं अपने जीवन काल में। जो मेरा ये जीवन काल रहा है और जो मेरा नया ग्रंथ है, मैंने उसी में वो पूरा डिजाइन भी दिखाया है कि वो डिजाइन मत मानो जो मैं बता रहा हूँ। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत देर से मुझे ये पूछने की इच्छा भी है कि जब आपने ये जंगल में जाने का निर्णय किया, आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? क्योंकि सबसे ज्यादा इस चीज में बाधा फैमिली ही डालती है। मैं आज को कहूँ मैं जंगल में जा रही हूँ, सबसे पहले तो मेरे माँ बाप ही कहेंगे अरे जंगल में जाने की क्या जरूरत है, जो करना है वहां यहीं कर लो। तो इस तरह की चीजें भी तो सुनने को मिलती है। जी, तो दरअसल जब आप काम कर रहे होते हैं तो कई बार परिस्थितियां आपके साथ तैयार होती हैं। मेरा कोई इरादा फिल्मों के लिए लिखने का नहीं था। मेरी कई किताबें हैं, उपन्यास भी हैं पर्यावरण पर और ग्लोबल वार्मिंग पर, और कई किताबें हैं मेरी मोटिवेशनल है, मैजिक की न्यू और जीत का जादू। तो वो सब मेरा चल रहा था और मैंने अचानक एक जगह से ऑफर आया। एक नॉटर डेम कम्युनिकेशन सेंटर हुआ करता था पटना में, जो 1977 में शुरू हुआ था और लोग वहाँ वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी ये सब सीखते थे। 1977 की बात है ये, जिस समय इंडिया में वो सब शुरुआत भी नहीं हुई थी, विदेश से आई थी वो सिस्टर सब। तो उस सेंटर पे मुझे ऑफर किया गया और फिर मुझे डीन बना दिया गया। और मैं कैमरा मैंने सीखा, मैंने वो पूरी प्रैक्टिस की और विद्यार्थियों को पढ़ाया भी। मैं वहाँ डीन के पद पे था। वहाँ से मेरी इच्छा हुई कि मैं मुंबई चला जाऊँ जरा सीरियल लिखने के लिए। और जाते ही मुझे एक मिला भी, मानो या ना मानो, मैंने लिखा जिसमें इरफान खान एंकरिंग करते थे। तो वो सीरीज मैंने लिखा, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखा। और फिर वहीं से मैं जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ से मैं चला गया जंगल की ओर और वहीं जाके रहने लगा। जो संजय गांधी उद्यान है, नेशनल पार्क, तो उसका पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पे तेंदुआ सांप सब रहता है। तो उस तरफ मैं चला गया और फिर वहीं जाकर वहीं रहने लगा। वहीं पे खाना खुद से पकाता था, वहीं कुछ एक दरी मेरे पास था जिसको बिछा के मैं सो जाता था।
और तेंदुआ वगैरह सब घूमता रहता था। मैंने बहुत ही खूबसूरत सुंदर जैसे ऐसे ऐसे सांप देखे जो सामान्यतः देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो वहां पे जो मैं रहा, वो पूरी स्थितियां तैयार हुई कि मैं उस जंगल तक पहुंच पाऊं। और जब मैं स्थितप्रज्ञ की अवस्था में था और जब 3 दिनों बाद जब मैं बोलना शुरू किया, मैं तो मौन हो गया था जब मैं स्थितप्रज्ञ की अवस्था में था, उससे बाहर आया तो मैं 3 दिनों तक मौन था। और जब मौन से बाहर आया और जब मैंने पहली बार अपने घर में ये बात बताई पत्नी को, तो फिर वहां तो रोना धोना निश्चित था। और फिर ये तो सर, लग गया। किताब लिखने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, किताब लिखने के लिए नहीं गया था। हाँ। पहले मैंने बताया कि उसके बाद पहली बार इच्छा हुई कि मैं सीरियल लिखूं। और तब मैंने लिखा, मानो या न मानो सीरीज के लिए पहला, आप देखेंगी तो मैं ही पहला लेखक उसका तो ये राइटर। क्लेंजिंग प्रोसेस था आपके तो लिए? वो पूरा मतलब मैं जाना नहीं चाहता था कहीं, लेकिन चूंकि मेरा प्रोसेस वैसा चला आ रहा था तो मेरे लिए वो डिजाइनिंग तैयार हुई। कमाल है, और तालियां फिर- हो जाएं, क्योंकि काफी गट्स लगते हैं ऐसा करने में। आप अपने सेड जीवन से निकलकर किसी ऐसी जगह जाएं जहां जीव जंतु प्राणी सब दिख रहे हैं, और फिर आप सर कह ही रहे हैं कि एक ऐसी अवस्था आई जब ना जीवन की स्थिति लगी ना मृत्यु की, कहीं बीच में ही थे। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो एक ये कॉर्पोरेट करियर से जुड़े हुए हैं, ये सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमें निर्णय लेना होता है कि कॉर्पोरेट में जाएं, क्योंकि एक तरफ सबको लगता है ये बड़ा कुशन जॉब है, हालांकि होता नहीं है, इसमें अलग टाइप के चैलेंजेस हैं। एक कॉर्पोरेट है जिसमें अलग टाइप के थपेड़े होते हैं, उसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है, उसमें बॉस का अलग ही डंडा होता है। तो वो चुनाव कैसे किया जाए, इन दोनों से जान लेते हैं। कभी आपको सज्जन जी ऐसा लगा कि मैं सरकारी नौकरी में ना होता तो बेहतर जीवन में परफॉर्म करता और ज्यादा हो सकता है वक्त निकलता, कॉर्पोरेट में होता तो मेरी और ही अलग ही स्केलिंग होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरे को 30 साल हो गए हैं सरकारी नौकरी में। 95 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2025 हो गया। एक दिन भी मेरे को नहीं लगा कि मेरे को किसी और जॉब में होना चाहिए था। और अगर मेरे को दोबारा अभी वापस लिखना पड़े और फिर 30 साल मिले तो मैं दोबारा यूपीएससी लिख के आईएएस ऑफिसर ही बनूंगा। गजब डेडिकेशन है आपका। लेकिन ये जो आपने इंस्पिरेशनल स्टोरीज लिखी हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो आपके दिल को बहुत छूती है? एक तो आपने बताया कि आपके घर की हाउस एक तो मैंने हेल्प का, बताया भरत सिंह का, जो कि मेरी घर में जो हाउस हेल्प होती हैं उनका बेटा है, और आज वो वेस्ट बंगाल काडर में है, एसडीएम है। दूसरी एक बहुत अच्छी स्टोरी और है इसमें एक स्टोरी है अंजलि शर्मा की। अंजलि शर्मा सिक्किम में रहती थी, बहुत ही रिमोट एरिया में। फादर एक फैक्ट्री में छोटा काम करते थे, और वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी क्लास 10वीं तक। 10th क्लास में कुछ हुआ, 10th क्लास में कुछ उसको बीमारी हुई, बाद में पता चला ब्रेन टीबी है, और उसकी दोनों आंखें चली गई, बिल्कुल टोटली ब्लाइंड, 100% ब्लाइंड। और उसके बाद उस लड़की ने अपना 11th 12th किया, पहले तो अपने आप को वापस जोड़ के। देखिए, एक तो होता शुरू से आंखें नहीं है तो पता नहीं है लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी कलरफुल है, लेकिन एक आपकी अचानक आंखें चली जाएं जब आप 16-17 साल के हैं। इमेजिन करिए, पूरा लगता है कि अंधकार ही अंधकार है, जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता। उस स्टेज में वो लड़की उभरी, पहले 11th 12th पास किया, फिर कॉलेज किया, रेगुलर कॉलेज किया, ऑनलाइन क्लास नहीं की, रेगुलर कॉलेज जाती थी। और पहाड़ी इलाका है सिक्किम, कितनी बार गिरी, कितनी बार खून आया, कितनी बार तकलीफ हुई, और फिर YouTube से सुन सुन के उसने इतना बड़ा जो पहाड़ जैसा सिलेबस होता है यूपीएससी का, वो याद किया। YouTube से सुन सुन के तैयारी की, क्योंकि देख कोई नहीं सकती। प्रोफेशनल कोचिंग नहीं करी? कोई कोचिंग नहीं। सिक्किम में एक बिल्कुल फैक्ट्री वर्कर की बेटी, जिसके पास पैसा नहीं है, फोन भी बड़ी मुश्किल से एक जुगाड़ हुआ, जिसको फोन से उसने पढ़ाई की, पहले बिहार सिविल सर्विस पास किया और फिर आईएएस पास किया, और अभी बिहार काडर में ही है। तो आपने ये कहानियां कैसे ढूंढ ढूंढ के निकाली? कुछ तो आपके जीवन में करीब में देखी आपने, कुछ आपने कहाँ से इन स्टोरीज को? देखिए, मैंने सबसे पहले तो क्राइटेरिया बनाया कि किसको सेलेक्ट करना है। 5000 आईएएस ऑफिसर हैं, सबकी कहानी नहीं लिख सकते। तो मैंने पहला क्राइटेरिया था कि यंग बच्चे होने चाहिए जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, ताकि उनकी लेटेस्ट जो स्ट्रेटजी का पता चले, लेटेस्ट सिलेबस का पता चले, लेटेस्ट कैसे तैयारी करते हैं पता चले, जिन्होंने खुद के दम पर किया खुद और के कोई दम पे सपोर्ट किया, नहीं और था। बहुत रिसेंटली किया। मैं अपनी भी कहानी लिख सकता हूं, पर मैं बहुत पुराना हो गया तैयारी करने के हिसाब से। सो रिसेंट वाले बच्चे थे। फिर मैंने कुछ क्राइटेरिया बनाए, जैसे एक ऐसा मेरे को चाहिए था जो एक माँ बनने के बाद, परिवार संभालने के बाद एक लड़की है जिसने यूपीएससी क्रैक किया हो। तो वो मिन्नू पीएम है केरला की, जिसने 2 साल का बच्चा था तब ये डिसाइड किया कि मेरे को आईएएस बनना है। इसी तरह से एक मैं चाह रहा था कि
फर्स्ट अटेम्प्ट वाला एक बच्चा हो, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है यूपीएससी पास ये स्केल करना है तो 5-6 साल लगेंगे, 4-5 अटेम्प्ट लगेंगे, पर ये भी मिथ है। मेरी इस बुक में 7 लोग हैं, उसमें से कम 3 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। सो ऐसा बच्चा मैंने सेलेक्ट किया। एक टॉपर ऑफ द बैच का बहुत क्रेज होता है, वो जिंदगी भर टॉपर रहता है। कहते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो सोते उठते बैठते जागते खाते सिर्फ इसी परीक्षा के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, ये सही वो है। उनकी बाहर की दुनिया नहीं होती है। फिर बाहर की दुनिया आपकी उस टाइम पे नहीं होती है। सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, 1-2 अच्छे दोस्त होने चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और रात दिन बस यही सोचना चाहिए। यही मैं मानता हूँ। नवीन जी, क्योंकि आप एक तरीके से मोटिवेट करते हैं लोगों को और आपकी किताब भी इसी बारे में है। कई बार हम अपने करियर में, सेहत में, रिश्तों में अपना पुराना वर्जन ही दोहराते रहते हैं, उसी लूप में रह जाते हैं। इस लूप को कैसे तोड़ा जाए? ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। आपने पहले एक बात कही थी कि हम पुराने वर्जन से चिपके रहना चाहते हैं, लेकिन अगर तरक्की की इच्छा है तो आपको वो तो तोड़ना पड़ेगा, खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। फर्स्ट जॉब जो मेरी थी वो मीडिया हाउस में थी, ब्रांड एग्जीक्यूटिव के तौर पे थी। तो हम लोगों का काम जो है, चूंकि हम एग्जीक्यूटिव हैं तो सबको अलग अलग काम दिए थे। मेरे पास इवेंट्स का काम था, मेरा एक दोस्त था जिसको कि क्रिएटिव कम्युनिकेशन बनाना है, तो सबके अपने अपने काम थे। हम 4 में से जब नेक्स्ट ईयर असिस्टेंट मैनेजर का प्रमोशन होना था तो उसका हुआ जो सबसे ज्यादा कामचोर था। स्मार्ट था, लेकिन अब हमें लगा कि यार तो बड़ी दिल पे चोट हो जाती है ना जब चोट लगती है। हमसे ज्यादा अच्छा कोई परफॉर्म करने लगे तो उससे हम बधाई नहीं देते हैं। बधाई तो ऐसी दे दी चलिए हंस के, लेकिन उसके बाद अंदर ही अंदर कुड़ जाता है आदमी। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं, मैं इसको कामचोर कह रहा हूं, लेकिन हम जो 3 थे, हम तीनों ने ये भी डिसाइड किया कि ये बॉस का चमचा है, ये ना उनके घर जाके उनके काम करता है। ये सब हमने डिसाइड किया। लेकिन जो फैक्ट था, बहुत बड़ा फैक्ट एक ये था कि नेक्स्ट पोजीशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था प्रेजेंटेशन स्किल। क्योंकि अब हम बाहर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्लाइंट्स को भी, अब हम मैनेजमेंट के सामने भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और हम तीनों जो है, हम तो अपनी नौकरी करते थे, नौकरी हमने बहुत अच्छे से की, अपना सारे काम किए और उसके बाद घर जाना है, भाई मस्ती करनी है, सैटरडे को अट्टा में बैठना है, दारू पीनी है, यही काम होता। लेकिन वो प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव करने का काम नहीं किया, जो कि नेक्स्ट जॉब के लिए जरूरी था। वो लड़का उसमें हम सबसे अच्छा था और कई साल लगे नेहा जी इस बात को समझने में कि नहीं, वो कमी जो है ना अपने अंदर थी, जिसको कि मैं जब तक नहीं समझा। और मैं इनिशियली करियर के 3-4 साल ना मैंने ऐसे ही लोगों को गालियां दी कि यार ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। मैं गलत नहीं था कभी भी। वो बहुत हार्ड होता है ये आइडेंटिफाई करना कि जो नहीं हुआ उसके पीछे क्या फैक्टर है। हाँ, हो सकता है कोई बॉस का चमचा भी प्रमोट होगा, ये भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं जहां पे कि मेरी अपनी कमी को मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया था। वो हार्ड इंट्रोस्पेक्शन कॉर्पोरेट सेक्टर में कई बार बोलते हैं इफ यू ड्रेस वेल हाफ द बैटल इज वन। मैटर बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये सच है, ये बहुत मैटर करता है। वही नहीं, मुझे लगता है कहीं भी करता है। आपके घर पे 2 तरह के लोग आएंगे। अब आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, हमारे टाइम में क्या होता था, वो आंटी आती थी जो कि घंटी बजाती थी और कहती थी वो निरमा सूप खरीद लो या ऐसा कोई भी वॉशिंग पाउडर। उनकी जो ड्रेस है, अगर आपके घर पे एक आदमी गंदे से कपड़े में आए और बेल बजाए कि भैया जरा सुनना, तो आप भी कहेंगे अंदर से यहाँ क्या है। और वहीं पे हम लोग इस तरह से जैसे ड्रेसअप आए हैं और हम भी वही बेचने आएंगे। हम घंटी बजाएंगे, कहेंगे कि सर एक्सक्यूज मी, आप गेट खोल के बाहर आएंगे, यस टेल मी। तो ये इम्पैक्ट तो हर जगह है और कॉर्पोरेट के अंदर भी ये बहुत बड़ा मैटर करता है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करेगा कि किस तरीके से आपको परसीव किया जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कम्युनिकेशन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपड़े अच्छे पहने हैं। और हम लोग हॉस्टल में नेहा जी वो करते थे कि कुछ लोग थे हमारे जिनको हम विक्रम वेताल कहते थे, इतने सुंदर ड्रेस्ड यामाहा RX 100 उनके पास, और वो आते थे एकदम स्टाइल में, गॉगल्स लगाए हुए, देख के जलन होती थी। और जैसे ही मुंह खुलता था, क्या कर रहा भाई, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती थी। तो हमें लगा कि अभी तक विक्रम था, अब ये वेताल हो गया है, अभी उड़ गया है। तो ड्रेसिंग के साथ कम्युनिकेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। आपको दोनों चीजों के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। रत्नेश्वर जी, अगर जीवन में लगातार असफलता मिल रही हो, कुछ भी काम ना कर रहा हो, ड्रेस वेल, स्पीक वेल, कुछ भी, तो द मैजिक इन यू को कैसे हम सामने लाएं? क्योंकि इसके बारे में आपने कई बार बोला भी है, कहा भी है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे कि हम अपने अंदर का मैजिक कैसे पहचानें, क्या है हमारे अंदर की खूबी। बहुत से लोग का पूरा जीवन निकल जाता है, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि वो किस चीज़ में पारंगत है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और कितना मतलब दुखद है ये कि आपका ये पूरा जीवन बिना ये जाने निकल जाए, आप जान ही ना पाए कि आपके पास कौन सी शक्तियां थीं, और एक आंतरिक तौर पे एक पंख भी था आपके पास जिससे कि आप उड़ान भर सकते थे, और आपको पता ही नहीं चला जीवन में कि जीवन भर
और आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में चले गए। और इसकी शुरुआत एकदम वैसे ही होती है जब बचपन में आप पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो पढ़वाना शुरू करता है, और 9वीं 10वीं तक जाते जाते जो गाइड किया जा रहा है उसके हिसाब से आप तय करने लगते हैं, ये IIT, ये IIM और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब डिजाइन। आप कभी भी अपने भीतर के उस डिजाइन को नहीं देख पाते हैं जनरली, कि वो आपका कौन सा डिजाइन पहले से आया है, जहां से आप आ रहे हैं, जन्म लेने के पहले से जो आप लेकर आ रहे हैं। कई कारण है उसके, 9 कारण है। कोई भी व्यक्ति, आप सब जितने लोगों ने इस सृष्टि में जन्म लिया है, उन सब ने वही माता पिता क्यों पाया है, और उनका जन्म वो हुआ तो वो वही क्यों हुए, इसका बहुत पहले से तय निर्धारण होता है, और उसके 9 कारण हैं। और उन 9 कारण की वजह से आप हैं, कोई और नहीं बन पाए। और नहीं बन पाए, लेकिन अब निकलने के बाद, जन्म लेने के बाद, आप वो बनने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है। पहले से आप स्ट्रक्चर अपना लेकर आए हैं, और यहां आप पूरी डिजाइनिंग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को बनाने, अपने आप को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है, हम इससे UPSC कर जाएंगे। अपने आप को तो आपने कभी जाना ही नहीं, अपने भीतर तो आप गए नहीं। मैं उस बात पे थोड़ा सा और इंगित करना चाहूंगा। जब मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में था 21 दिनों तक, मैंने वो प्रयोग भी किया कि बादल आए और बारिश हो, और मैं उसमें सफल हुआ। आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, आप वहीं तक पहुंच पाते हैं जहां तक स्ट्रक्चर आपको ले जाता है। आपके पास, आप सिंपल सा अभ्यास कर लीजिएगा घर में, अपना हाथ, हथेली ऐसे सामने रखिए, उसको ध्यान से देखिए, तो सारी चीजें धुंधली होने लगती हैं। बस हथेली सामने आ गई और आप आसपास की चीजें धुंधली हो रही है। हथेली हटाया, आसपास की चीजें थोड़ी साफ हुई, थोड़ा और बाहर निकला, आसमान की ओर देखा, चांद सितारे कितनी दूर हैं, इन्हीं आंखों से उन चांद सितारों को आप देख रहे हैं। कितना सिंपल प्रैक्टिस है ये, कि इन आंखों को चांद सितारों तक देख लेने की क्षमता थी। हमने उसके सामने एक हथेली रख दी, और ये सारा स्ट्रक्चर वो हथेली ही है, उससे बाहर कुछ नहीं। वो हथेली हटाएंगे तभी ये UPSC कौन सी चीज है, वो तो चुटकी में आपके हाथ में। ये सब तो इतनी साधारण चीजें हैं। जब आसमान से आप बादल बुला सकते हैं, तो ये मतलब ये सब जो आप सुनते हैं किंवदंती जैसा लगता होगा कि तानसेन ने गीत गाए और बारिश हो गई, वो झूठी बात नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका प्रयोग मैंने करके ये बातें अपनी लिखी हैं। तो इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने भीतर जाना होगा, बाहर के स्ट्रक्चर को वहीं रहने देना होगा। उसका पूरा प्रोसेस है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में एक लंबी पूरा प्रक्रिया प्रोसेस है। और वो आपकी किसी किताब में मेंशन है, शायद वो यही जानना चाह रहे हैं। वो तो है, लेकिन उसका पूरा अब यहां पे तो पूरा बताना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे एक शब्द में मैं बताऊं कि वो ध्यान ही एक प्रक्रिया है। ध्यान वो आपको आपके भीतर ले जा सकता है। एक शब्द में अगर बताना चाहूं, मैं पूरा प्रोसेस भी बताता हूं, पूरा करवाता हूं वो प्रोसेस, लेकिन आज आपके लिए वो शब्द है ध्यान। हमारे नए बच्चे तो ध्यान वगैरह को समझते होंगे कोई धार्मिक चीज है, वो एकदम अधार्मिक चीज है। धर्म से कोई, जिस धर्म को, जो संप्रदाय है जिसको आप धर्म कहते हैं, उस संप्रदाय से उसका कोई लेना देना नहीं ध्यान को। ध्यान तो अपने भीतर जाकर, मैंने अपने भीतर जाकर अपनी पूरी जन्म प्रक्रिया देखी, गर्भ में आने से लेकर, गर्भ में निर्माण से लेकर और बाहर आने तक की पूरी प्रक्रिया देखी। आपके भीतर वो सारे स्मरण हैं। आपने अपना ये स्ट्रक्चर लिया, ऐसा ही क्यों लिया, कोई पशु, कोई किसी और के जैसा क्यों नहीं लिया? ये सारा स्ट्रक्चर आप स्मरण के साथ लेते चले आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं ले लिया आपने, जिस माता के गर्भ से आपने जन्म लिया और पूरा कैसे आपका शरीर वैसा ही डिजाइन लेना शुरू कर दिया। वहीं पे आंत है, वहीं पे पेट है, वहीं पे आंखें हैं, वैसा ही डिजाइन क्यों, कैसे? वो तभी संभव था जब जो तत्व आ रहे थे उनका अपना स्मरण था, और उन स्मरण के सहारे वो डिजाइन कर रहा था। आप गर्भ में जब आते हैं, कोशिकाएं बननी शुरू होती हैं, टूटती हैं, फिर जुड़ती है। ये सारा कुछ किसी किताब से नहीं आया, वो आपने किया था गर्भ में रहकर।
बाहर आते ही आपने वो सब कुछ भुला दिया और अपने सामने एक हथेली रख ली। इन किताबों की, रत्नेश्वर को पढ़कर, फलाना को पढ़कर आपने उस हथेली जैसा अपनी आंखों पर बिछा लिया, एक बिछावन, एक चादर। उसके बाद आप उसके बाहर कभी नहीं देख पाए। आकाश देख सकते थे आप। क्या जन्म, पूर्व जन्म जैसा कुछ नहीं है। नहीं होता है। और इसका पूरा स्ट्रक्चर फिर समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है समझने की। ठीक है सज्जन जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लोग यूपीएससी अटेम्प्ट्स करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, कई वर्ष बर्बाद हो जाते हैं। तो बर्बाद तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में है, लेकिन उसके बाद उससे रिकवर होने में कई बार समय लग जाता है और कई बार वो लोग दिशाहीन हो जाते हैं कि अब आगे करें क्या, क्योंकि आप किसी चीज को लेकर फोकस थे, अब सडनली वो हुई नहीं। तो ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आगे क्या करें, वो किस दिशा में जाएं, कैसे फोकस उसके बावजूद रहें और बहुत एक्सट्रीम में ना सोचें? कई बार आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं रत्नेश्वर जी की बात से ही आगे बढ़ाता हूं। जब इन्होंने कहा कि इतने बड़ी चीजें हम कर सकते हैं अगर ठान लेते हैं, अगर मन में होता है, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप सही में सीरियसली पूरे ध्यान से, जो इन्होंने बोला, पूरे मन से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन नहीं हो। लेकिन ठीक है, कई बार होता है कुछ लोग के साथ, तो उसमें मैं ये कहता हूं कि ये समय बर्बाद नहीं मानता मैं इसको, क्योंकि जब आप इस प्रोसेस से निकलते हैं बहुत कुछ सीखते हैं। पहला तो नॉलेज ही इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि तैयारी के दौरान आप सब कुछ पढ़ते हैं। कुछ भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, कुछ भी ले लीजिए, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एक बहुत नॉलेजेबल। दूसरा, एक डिसिप्लिन आता है। आप दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, तो जब आप निकल के आते हैं और अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं होता है, तब भी बहुत आप एक बेटर पर्सन है। दूसरा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और खुलती हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे दरवाजे बंद हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, आप वहां भी बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप यूपीएससी के प्रोसेस से निकले हैं, इंटरव्यू तक भी गए, तो और भी बड़ी बात है कि किस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया, किस तरह से आप बोले इतने बड़े बोर्ड के सामने। चाहे आप दूसरा एरिया में जाएं, एक बेटर पर्सन बनेंगे, बेटर करियर में आपका प्रोग्रेशन होगा। क्या आप उसके बाद कॉर्पोरेट सजेस्ट करेंगे? देखिए, उसके बाद आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। डेफिनेटली कॉर्पोरेट एक अच्छा एरिया है, क्योंकि आप एक वेल राउंडेड, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी जरूर उभर के आते हैं। और तीसरा, अभी गवर्नमेंट में ये भी पॉलिसी है कि जो लोग इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि इंटरव्यू तक चले गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो और बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें उसी की मेरिट के बेस पे अब सिलेक्शन भी होने लग गया। नवीन जी, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से राब्ता होती हूँ जो कॉर्पोरेट से एक टाइम के बाद आपका मोह भंग हो जाता है। आपको लगता है बहुत ही रूटीन, स्ट्रक्चर्ड सा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में, दबाव में, खासतौर पर टाइम के लिहाज से लोग रहते हैं। एक अजीब सा उनके दिमाग में उलझन सी रहती है। वो लोग जो कॉर्पोरेट से खिन्न हो रहे हैं और उस करियर से बाहर आना चाहते हैं, क्या आप ऐसे लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो लेखनी के क्षेत्र में आ जाएं, या फिर और जो उनकी हॉबीज हैं उसको डेवलप करें? हालांकि वो इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं होंगी, क्योंकि कॉर्पोरेट में आपके मोटे फैट पैकेजेस होते हैं। इस स्थिति में आप क्या कहते हैं उनसे? मुझे लगता है कि मैंने 2021 में जॉब छोड़ी, और जब मैंने जॉब छोड़ी उस समय मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को साउथ एशिया हेड कर रहा था। तो एक चीज जो मुझे पूरे 18-19 साल के करियर में नजर आई, वो ये आई कि मैं अपने आप को काफी पहचाना कि मैं क्या चीजें बेहतर कर सकता हूँ। और कॉर्पोरेट के टाइम हर किसी को लगता है कि बार छोड़ना है, छोड़ के कोई अपना काम करना चाहता है। वो राइटिंग भी हो सकती है, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस में मुझे अपने बारे में 2 बातें समझ में आई कि मैं बातें बना सकता हूँ, लिख सकता हूँ उनको। मुझे अपनी राइटिंग स्किल के बारे में नहीं पता था, 2010 तक मुझे नहीं पता था। बात बनाने के पैसे नहीं मिलते ना सर? बात नहीं, तो नहीं, ये यही तो कॉर्पोरेट ने सिखाया कि बात बनाने के पैसे आपको कैसे मिल सकते हैं। हिंदी में मैंने एक बहुत स्ट्रांग कमी ढूंढी कि कंटेंट का मार्केट है आज की तारीख में, लेकिन कंटेंट मार्केट करने वाले लोग इंग्लिश के लोग हैं, हिंदी समझने वाले और कंटेंट को मार्केट करने वाले नहीं है। और वो एक जो गैप है मार्केट में, मैं उसको फिल कर रहा हूँ। तो मेरी अभी जो इनकम है, ऑब्वियसली वो मेरी सैलरी से तो बहुत कम है अभी भी, लेकिन मेरे खर्चे आराम से चल रहे हैं और मेरे पास इतना लेकिन टाइम सुकून है। सुकून है। सो यू आर ट्रेडेड सुकून फॉर जी, पैसा, और मेरे खर्चे के लिए हो रहा है। तो बट corporate ने बहुत इतना कम पैसा- लोग इस तरह से सोचते हैं।
इसमें मुझे लगता है कि पहले जो शुरुआती दौर था, मैंने इतना तो पैसा बना लिया घिसे कि जा रहे हैं, सुबह से जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं, फिर सैटरडे संडे भी चले गए, कोई ऑफ नहीं ले रहे हैं, किस लिए? फॉर मनी। फॉर मनी। उसमें एक गलती जो होती है, हम जैसे लोगों के साथ जो मिडिल क्लास से आते हैं, हम इन्वेस्टमेंट शुरुआती साल में नहीं करते, जब डंडा पड़ना शुरू होता है, शादी होती है, तब हमें लगता है करना नहीं, और चाहिए। एम्बिशन भी होता है उसमें, आप स्केलिंग करना चाहते हैं, आप एक गाड़ी से और ऊंची गाड़ी पर, एक घर से 3 BHK से, कहीं उसके तो बाद रुकना पेंट पड़ेगा। हाउस पे, ये सब तमाम एम्बिशंस होते हैं जो कई बार आपके कॉर्पोरेट करियर में आपको उसी तरीके से स्टिक ऑन रखते हैं जैसा कि आपने शुरुआत में किया था। अब बुढ़ापे तक, रिटायरमेंट तक वैसे ही करते रहेंगे, भले ही आप सारे सर के बाल खो दें और सारी सेहत आपकी चली वहां जाए। पर रत्नेश्वर जी की बुक पढ़नी चाहिए। जब ये स्टेज आ जाए ना, तो इनकी बुक पढ़ के आप मैं को ढूंढिए और थोड़ा सा शांति रखिए, क्योंकि अंबानी को भी लगता है कि जेफ बेजोस से तो कम ही पैसे हैं मेरे पास। रत्नेश्वर जी, क्योंकि आप यहाँ पर दो ऐसे मेहमान देख रहे हैं जो कॉर्पोरेट हैं, एक सरकारी हैं, तो एक बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट होता है दोनों में, और मैंने दोनों को अनुभव किया है क्योंकि हमारे घर में अलग माहौल था और मेरा अलग तरह का करियर है, और हमारे करियर से तो आप वाकिफ हैं, इसमें कोई टाइमिंग ही नहीं होता है। देयर इज नो टाइमिंग, नो ऑफ एंड नो सेट रूटीन। तो ऐसे में कई बार आप अपना मेंटल बैलेंस, कई बार आप अपना कूल काम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हवाई हो जाती हैं। आप भले कितना ही मोटिवेट कर लीजिए, आप गिव अप कर देते हैं। ऐसी स्टेट में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं है कि आप दिन रात एक ही सेट पैटर्न, एक ही ढर्रे पे काम कर रहे हैं और उसके बावजूद आप वही स्फूर्ति, वही ऊर्जा रोजाना अपने काम में लेकर आए, क्योंकि हमें तो स्क्रीन पर दिखना होता है। आपको वो पैशन भी चाहिए, आपको फ्रेश भी दिखना है, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पढ़ना भी है, आपको अवेयर भी रहना है। सब कुछ का समावेश कई बार एक ही इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। नेहा जी, आपके लिए तो ये है कि आप जब थोड़ा सा भी लगा कि अब आप थक रहे हैं, वो थक इसलिए रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर दिया गया है आपको कि आपको अभी ये सब करना है, और आप वो करती हैं, और फिर तब तक दूसरा स्ट्रक्चर आ चुका होता है कि अब आपको ये करना है, और वो तुरंत आपका जो माइंड है और पूरी बॉडी है और उसकी जो कोशिकाएं हैं वो तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए उसका एक बहुत आसान रास्ता है, और मैं सभी कॉर्पोरेट्स को ये सलाह दूंगा कि एक ध्यान कक्ष बनाए, और 9 मिनट का केवल एक विशेष ध्यान है। अगर वो उस कक्ष में जाकर 9 मिनट का ध्यान कर ले तो उसकी सारी कोशिकाएं वापस स्फूर्ति के साथ काम करने को तैयार हो जाएंगी। तो ये सभी कॉर्पोरेट्स के लिए मेरा ये सलाह होगा कि वो अपने यहाँ एक ध्यान कक्ष बनाएं, और उस ध्यान कक्ष में सभी को 9 मिनट तक जाकर, जब भी वो थकान महसूस कहेंगे करें, आप सो जाते हैं वहां जाकर, इट्स लाइक एस्केप रूट। सर आपने तो ऐसी चीज बता दी तो वो संभव ही नहीं है। 9 मिनट क्या, वो 9 सेकंड भी नहीं जाने देंगे। तो ये सर, प्लस मुझे एक चीज जाननी, मैं आऊंगी आपके पास मैम, माइक भी दिलवाएंगे आपको। कई बार आपके इमोशंस आपके काम पे हावी हो जाते हैं, और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, कई खबरें इतनी ज्यादा झकझोर देती हैं। मुझे हाल का एक एग्जाम्पल याद है कि एक स्टूडेंट की खबर मैं पढ़ रही थी जिसने आत्महत्या करी थी मेट्रो के सामने कूद के। जैसी मैंने वो खबर पढ़ी, आई कुडंट कंट्रोल माई इमोशन। उस स्टेट पे आप अपने भावनाओं को कैसे काबू में रखें, क्या उस पर आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं कि आप स्क्रीन पर भी हैं, आपको अपने इमोशन जाहिर भी नहीं होने देने, और आपको अपना कंपोजर मेंटेन करना है, कैसे करें वो? नहीं, ये तो आप मेंटल डिजाइन आपका वैसा रहता है, आप कितने संवेदनशील हैं। जब मैं कभी भी शव वाले घाट पे जाता हूं तो उस स्थिति को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास भी समय बहुत कम है और बहुत दूर जाना है सोने से पहले। तो अब आप उस समय अपनी स्थिति को, आपकी कोशिकाएं किस तरह से काम कर रही हैं, वो पूरा डिजाइन आपको तैयार करना है, और वो डिजाइनिंग आपकी हुई है कि जब भी आप उस तरह का देखते हैं तो आप किस तरह से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और आपका जो, अब देखिए, संवेदना जरूरी भी है और नहीं भी है, और जब संवेदना के जरूरी होने और नहीं होने के बीच नृत्य करने लगे आप, तब उस आनंद में पहुंच सर आप जैसा नृत्य कम ही लोग कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जंगल में जाके 1.25 साल वाला वो नृत्य, वो थोड़ा संभव नहीं। सज्जन जी, ये आपने जो वैक्सीन पर किताब लिखी,
कितने सारे भ्रांतियां थी वैक्सीन को लेकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई सारी कोविड की स्टेजेस निकल गई, उसके बावजूद वैक्सीन, ये जो मेंटल ब्लॉक था वैक्सीन को लेकर, वो आपने कितनी क्लोजली अनुभव किया और उससे कैसे लोगों को एजुकेट किया उसके बारे में आप अपनी किताब के माध्यम से? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेरी दूसरी किताब, बल्कि पहली किताब थी, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, जो कैप्चर करती है वैक्सीन के पीछे की बहुत सारी कहानियां। लेकिन इसमें एक चैप्टर है जो आपने बात की, वैक्सीन हेजिटेशन। और वैक्सीन हेजिटेशन के पीछे बहुत कारण है। वैक्सीन हेजिटेशन या एंटी वैक्सर जिनको बोलते हैं, वो तभी से हैं जब से पहला वैक्सीन आया था, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। और उसके पीछे काफी बात यह है कि जो दुष्प्रचार होता है या जो आधा प्रचार होता है, उसको लेके लोगों के मन में फैल जाता है। और कई बार वो वेस्टेड इंटरेस्ट से होता है, क्योंकि बोलते हैं कई लोग कि वैक्सीन लगाना इसलिए है कि आपको स्टरलाइज किया जा रहा है वैक्सीन लगा के, ये भी गलतफहमी पैदा करते हैं। दूसरा, तोड़ मरोड़ते हैं फैक्ट को। जैसे एक बताते हैं कि मिस वर्ल्ड हुई थी, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है क्योंकि वैक्सीन मैंने लगवाया था, उसके बाद मेरे को बुखार हुआ था, फिर कुछ ईयर में इन्फेक्शन हुआ तो मेरे को सुनना कम हो गया। उसको घुमा दिया गया कि अरे वैक्सीन के कारण इनको सुनना कम हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां फैलती हैं। मैं बहुत सपोर्टर हूं वैक्सीन का। वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से इतनी जो भयानक बीमारियां थी जिनको आप आज सोच भी नहीं सकते हैं। स्मॉल पॉक्स होती थी जो, जिसमें कोविड से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बीमारी थी। अंधे हो जाते थे, कुरूप हो जाते थे। पोलियो होता था, इतना आपने देखे नहीं है पोलियो के बच्चे, हमने देखे हैं बचपन में कि चल नहीं पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर पोलियो वो वैक्सीन से इरेडिकेट वो वैक्सीन से इरेडिकेट हुआ। कोविड से हम लड़ पाए तो वैक्सीन के कारण लड़ पाए। तो वैक्सीन ही बोलते हैं, वैक्सीन का सबसे बड़ा टीबी दुश्मन काफी है। हद तक वैक्सीन से टीबी भी इरेडिकेट। कंट्रोल में हुई है, लेकिन वो क्योंकि हम वो भूल जाते हैं कि वैक्सीन के पहले की दुनिया क्या थी, इसलिए हम एंटी वैक्सीन हो जाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहित्य आज तक के मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक मैम थी, उनको एक सवाल लेना था, जल्दी से अपना सवाल ले लीजिएगा, इनको एक माइक दे दीजिए ताकि किसी को कोई अफसोस ना रह जाए कि वो सवाल नहीं कर पाए। प्लीज मैम जल्दी से अपना सवाल करिए। सर आपने अभी बताया किससे आपका सवाल है? रत्नेश्वर जी से। रत्नेश्वर जी से। हाँ जी। भी आपने अभी बताया था 9 मिनट का प्रोसेस है जो आप ध्यान कक्ष में जाके कर सकते हैं। वो एक तो हमें प्रोसेस बताइए। नंबर 2 आपने मैम उसमें तो आधा दिन निकल जाएगा। शॉर्ट में बताइए। और नंबर 2 एक और चीज है, जैसे आपने अभी नेहा मैडम को बोला अपनी संवेदनशीलता को हमें कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, जैसे हम फैमिली में रहते हैं, हम अपने इमोशंस को नहीं रोक पाते हैं, जबकि कोशिश करते हैं हम उसको रिएक्ट ना करें। ठीक है, 2 सवाल, कैसे वो 9 मिनट प्रोसेस करें और कैसे इमोशंस आप अपने एक समाज में रह के कंट्रोल करें। नहीं, वो तो एक सामान्य ध्यान की प्रक्रिया है और आप वो कहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन वो बिना प्रोसेस बताए सीधे वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस 9 मिनट के प्रोसेस के बाद जो मैं बताता हूं, उस 9 मिनट के प्रोसेस के बाद निश्चित तौर पर आपकी शुरुआत हो जाएगी कि आप कंट्रोल कर सकें अपने आप को कई तरह से, थकान से भी। या कहीं पर है वो प्रोसेस? नहीं, अभी तो मैं कहीं भी उस तरह से अब उस पर आ रहा हूं, यूट्यूब वगैरह पे डालने वाला हूं। अभी तक मैंने उसे डाला नहीं था। हालांकि ये पूरा प्रोसेस मेरा 2006 में ही हो चुका है, जंगल में रहना और वो पूरा उस प्रोसेस से गुजरना, लेकिन मुझे आदेश नहीं था उसको अभी तक सामने लाने का। जब आदेश हुआ और एक सूर्य में हलचल की आवश्यकता थी, जब वो हलचल वहां हुआ, उस हलचल के बाद मुझे इस ग्रंथ को सामने लेकर आना था, तो इसलिए उन सब चीजों को मैंने चुपचाप अपने पास रखा हुआ था। बाकी प्रोसेस चल रहे थे, लेकिन अब वो ग्रंथ भी आ रहा है, आ गया है। वो 7 दिसंबर को पटना में वो सामने आएगा लोगों के, ग्रंथ उदय होगा और फिर वहां से प्रोसेस भी पूरा शुरू होगा और लोगों को मैं सीधे संभव है कि आप तक भी मैं पहुंच जाऊं और आपको बताऊं, क्योंकि मुझे मतलब कहीं पे भी मैं जा सकता हूं, पहुंच सकता हूं, इतना मुझे पूरा अख्तियार है, मैं वो कर सकता हूं। तो निश्चिंत रहें उस बात के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे ध्यान ही एक रास्ता है जो आपको हर एक्सट्रीम तक ले जा सकता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं,
नियंत्रण से लेकर स्वनियंत्रण। आप अक्सर कहते हैं कि उसको मैं जानता नहीं हूं क्या कैसा आदमी है। ठीक है सर। जो खुद को नहीं जान पाया वो दूसरों को भला क्या हमारे जानेगा। अगले पैनलिस्ट आ चुके हैं, तो मैं माफी चाहूंगी क्योंकि ये रत्नेश्वर जी के साथ एक अलग से सेशन करना पड़ेगा मुझे लगता है, जिसमें सिर्फ वो बताएंगे कि 9 मिनट का ध्यान और सेल्फ फोकस कैसे किया जाए। एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का।